और धीरे से कमरे के अंदर चला आया। तब उसने देखा कि अनन्या किसी से फोन पर बात कर रही थी। अनन्या ने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे बर्थडे में इस चीज का अनाउंसमेंट कर देंगे। अरे मैं बता तो रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है और सच में मैंने जो इसे फाइनल करवाने में एफर्ट्स डाले थे ना, दादाजी ने उसे भी एक्नॉलेज किया है। इतना कहते ही अनन्या और जोर से हंसने लगी थी। इधर अभिनव को और ज्यादा भूख लगने लगी थी। वो जल्दबाजी में अलाइना के घर से उठकर तो आ गया था, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने वहां कुछ खाया क्यों नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो धीरे से अनन्या के बिस्तर की दूसरी तरफ आकर बैठा और कंबल ओढ़कर लेट गया। तब तक अनन्या की नजर अभिनव पर पड़ चुकी थी। उसने फोन पर कहा, अच्छा ठीक है चाहत, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभिनव आ गया है। और इतना कहते ही वो अभिनव की तरफ पलट गई। जैसे उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसकी आंखों की चमक गुस्से में बदल गई और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पलंग पर आकर लेटने की? अगर और कोई दिन होता तो शायद अभिनव इस बात का कुछ और जवाब देता, लेकिन आज उसने कहा, प्लीज, मैं आज इस मसले पर कोई बहस नहीं करना चाहता। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। मैं इधर कोने में दुबक कर सो जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, ठीक है ना? अभिनव की चिढ़ उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। अनन्या ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोली, क्यों? घर आने से पहले कुछ खाकर नहीं आए थे? अभिनव ने ना में सिर हिला दिया। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, ओह हाँ, तुम कहाँ से खाओगे? तुम्हें तो अकरम सर ने जो एडवांस दिया था उसे तुमने सूट खरीदने में उड़ा दिया। खाने से ज्यादा तुम्हारे लिए छा जाना जरूरी था ना। क्या होगा तुम्हारा अभिनव? मेरा जो होगा वो हो जाएगा, और अभी अगर तुम्हारा हो गया तो मैं सो जाऊं? अभिनव ने पूछा। उसकी चिढ़ बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि वो सो पाता, अनन्या ने कहा, तुमने किसी मेड से कहा कि तुम्हें भूख लगी है, या तुम ऐसे ही भूखे मरना पसंद करोगे? तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? अभिनव ने ताना कसते हुए पूछा। मुझे चिंता? और वो भी तुम्हारी? मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं हो रही है। अगर तुम भूखे मर गए तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा, और तुम्हारे मरने पर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती हूँ, इस दुनिया से नहीं। चलो उठो और मेरे साथ चलो। अनन्या ने कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। अभिनव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या उसे कहाँ ले जा रही थी। इतने में अनन्या ने उसे चलने का इशारा किया तो अभिनव उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। अनन्या का उसे इस तरह से ले जाना अभिनव को अजीब लग रहा था। अनन्या मेड के कमरे के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो तुरंत 3 मेड कमरे से बाहर निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अभिनव ने देखा कि अनन्या उन तीनों से कुछ बात कर रही थी। अभिनव हैरान था। वो मेड के कमरे का दरवाजा खटखटाकर थक गया था, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। पर अनन्या के एक बार बुलाने पर ही सब उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। 15 मिनट। अगर 15 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना, तो मैं एक आदमी को भूखा मारने के जुर्म में तुम तीनों को जेल भिजवा दूंगी। अनन्या ने फरमान जारी करते हुए कहा। अभिनव को उसका ये रूप देखकर हंसी आ रही थी। अनन्या की बात सुनते ही तीनों मेड तुरंत किचन में दाखिल हो गई थी। जैसे ही अनन्या अभिनव के पास से निकलने वाली थी तो इतने में अभिनव ने कहा, थैंक यू। देखो, मैंने जो तुम्हारे लिए किया उससे अगर तुम सच में ग्रेटफुल फील कर रहे हो और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज जल्द से जल्द इस शादी को खत्म करो। वहां से निकल गई। ये सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो अनन्या को चुड़ैल समझता था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि अनन्या में भी इंसानों वाली कुछ तो बात थी। अगली सुबह अनन्या अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। अभिनव को सोने में देरी हो गई थी, क्योंकि उसे खाना 15 मिनट में नहीं बल्कि 1 घंटे में मिला था। अभिनव चाहता तो वो अनन्या से मेड की शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया था। जैसे ही अभिनव की नींद खुली तो उसने देखा कि अनन्या महंगी सी ड्रेस पहने तैयार हो चुकी थी। अभिनव ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए होगी गुड मॉर्निंग, मेरे लिए नहीं है। और ये कोई टाइम है उठने का? अनन्या ने अपना मेकअप ठीक करते हुए अभिनव को फटकारा। अभिनव के लिए फिर से उसकी मॉर्निंग बैड हो गई थी। कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में वो अनन्या से कुछ नहीं कहना चाहता था। वो बिस्तर से उठा और बाथरूम चला गया। उसे भी जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था। जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ चुका था। अभिनव इसी बात से खुश हो गया था कि वो भी उन लोगों के साथ खाने बैठ सकता था। आज सनी भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, अरे देखो जरा, जीजा जी आ गए। अभिनव सनी को वहां देखकर हैरान हो गया। उसने अपने आप को संभाला और डाइनिंग टेबल के पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। सभी ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या बात है, ससुराल में आते ही जीजा जी तो झोपड़पट्टी से लग्जरी फ्लैट हो गए। ये सूट तुमने इसे खरीद कर दिया है अनन्या? सनी ने अभिनव के कपड़ों पर तंज कसते हुए कहा। अभिनव ने ऑफिस जाने के लिए सूट पहना हुआ था। ये बात सुनकर अनन्या को गुस्सा आ गया। वो जितनी नफरत अभिनव से करती थी उससे ज्यादा नफरत उसे सनी से थी। उसने कहा, जब हम खाने के लिए बैठे हों तो किस तरह की और किस तरह से बात करते हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है? अनन्या, वो क्या गलत कह रहा है? इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। वो चाहती थी कि सनी अभिनव का और ज्यादा मजाक उड़ाए, लेकिन इससे पहले कि सनी कुछ कह पाता अनन्या ने कहा, ये कोई बात नहीं होती है मम्मी, इसने बहुत गलत बात की है। मैंने अभिनव को कोई सूट नहीं दिलाया है। मैं क्यों इसे सूट दिलाने लगी? वो खुद काम कर रहा है, खुद कमा रहा है। जब अनन्या ये सब कह रही थी तब अभिनव उसका चेहरा बहुत ध्यान से देख रहा था। वो देख पा रहा था कि अनन्या के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। अनन्या को सनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज परिवार में जिस जगह पर अनन्या को होना चाहिए था उस जगह पर सनी आकर बैठ गया था। सनी ने अभिनव की तरफ देखा और बोला, अच्छा तो चलो बताओ कि तुम कितना कमा लेते हो। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अनन्या ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभिनव। दादाजी, हमें काम पर जाने के लिए देर हो रही है, चलते हैं। हमें?
अभिनव ने हैरान होते हुए कहा और अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने भी अभिनव को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली। चलो। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो काफी जल्दी में है। ऐसे में अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनन्या के पीछे निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर आए तो इतने में अनन्या बीच में रुकी और बोली, मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। असल में मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को बचाया है। चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अनन्या के ये बोल सुनकर तो अभिनव के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसने कहा, तुम मुझे छोड़ोगी? अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। अनन्या ने इतना कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव उसे देखकर मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने अनन्या से कहा, लेकिन अगर तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ने जाओगी तो तुम्हें मुझे शाम को लेने भी आना पड़ेगा। यह सुनते ही अनन्या ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, ठीक है। यह सुनते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी में बैठ गया और दोनों ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गए। रोज के मुकाबले आज अभिनव भले ही जल्दी ऑफिस आ गया था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में जो बातें होती थी वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत से लोग यही कयास लगा रहे थे कि आखिर मैनेजर अभिनव के साथ क्या करने वाला था। अभिनव लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया था, जो कि पहले से भरी हुई थी। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होता और वो ऊपर जाती, अभिनव उसमें चढ़ चुका था। जैसे वो अंदर आया तो इतने में उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख रहे हो इसकी बहादुरी। गुड मॉर्निंग अभिनव जी, कैसा रहा आपका कल का दिन? इतने में अभिनव को जैनी की आवाज सुनाई दी। वो भी लिफ्ट में अभिनव के साथ थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, बहुत बढ़िया। तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा भी बढ़िया था, जैनी ने कहा और मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और अभिनव लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ पाता, उसका फोन बजने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सुबह सुबह उसे कौन फोन कर रहा था। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं एके प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर बात कर रहा हूँ। अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। उधर से एक आदमी ने भारी सी आवाज में कहा और बिना अभिनव का जवाब सुने फोन काट दिया। अभिनव ने भी फोन रखा और उठकर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वो मैनेजर के कैबिन के बाहर पहुंचा और दरवाजा धीरे से खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसने कहा, हेलो, मैं अभिनव गढ़वाल और मैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से एक लड़की ने कहा, जो कहना है अंदर आकर कहो। अभिनव जब अंदर आया तो उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी थी और वो और कोई नहीं बल्कि कामिनी थी। अभिनव उसे देखते ही समझ गया था कि कामिनी मैनेजर की सेक्रेटरी थी। कामिनी की आंखों में अभिनव को इस बात का घमंड भी नजर आ रहा था। अभिनव यही सोच सोचकर मन में हंस रहा था कि अगर कामिनी को पता चल जाता कि वो टाइगर है तो वो कैसे रिएक्ट करती। अभिनव एक पल के लिए इस ख्याल के साथ दरवाजे के पास खड़ा रहा और फिर से उसे धीरे से बंद करके मैनेजर की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग। अभिनव ने मैनेजर से बहुत शालीनता के साथ कहा। मैनेजर ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और आखिर में बोला, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है हमने ये कंपनी मजाक करने के लिए खोली हुई है? मैं समझा नहीं। अभिनव ने अपनी पलक झपकाते हुए कहा। मैनेजर ने फिर से अभिनव को एक पल के लिए घूरा और बोला, अच्छा, अभी समझाता हूँ। इतना कहते ही उसने अपनी टेबल के ड्रॉअर में हाथ डाला और उसमें से एक एनवलप बाहर निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने एनवलप हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसने देखा कि उसमें एक लेटर था। अभिनव ने उस लेटर को पढ़ा और हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा है कि तुमने ये सब खुद ही पढ़ लिया। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तुमने इसके बारे में अकरम को बताया? अभिनव ने कहा। अभिनव के मुंह से अकरम का नाम इस तरह सुनकर मैनेजर हैरान हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब अकरम को इस लेटर के बारे में पता चलेगा? और क्यों अनन्या अभिनव का रख रही थी इतना ख्याल? जानने के लिए ऐसे में उसने कहा, उनका नाम अकरम नहीं है, अकरम सर है, और मुझे ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए उनसे नहीं पूछना पड़ता है। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ और इतनी पावर तो मेरे हाथ में भी है कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा हो तो मैं अपने से नीचे के उस बंदे को जब चाहूँ तब फायर कर सकता हूँ। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को रोका और बोला, सीरियसली, मैं काम नहीं कर रहा था। तुमने मुझे इसलिए फायर किया या कामिनी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया इसलिए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी के बहकावे में आने वालों में से नजर आता हूँ? मैनेजर ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, आप मैनेजर हो और मैनेजर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी गुस्सा किया क्योंकि मैंने सच कहा। मेरा सच आपको चुभा ना, तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? अपने से जूनियर लड़की की बातों में आकर मुझे लेटर थमा रहे हो। आप इस लड़की को शायद जानते नहीं हो, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसने हमारे कॉलेज से लोगों को भड़काने और बेवकूफ बनाने में मास्टर्स किया है। और इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि मैनेजर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अभिनव पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अभिनव के गाल पर पड़ता, अभिनव ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया था। ये देख मैनेजर और ज्यादा तमतमा गया था। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अभिनव की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैनेजर की ताकत रत्ती भर का काम नहीं कर रही थी। आखिर में उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। अपना हाथ संभाल कर रखते, तो मुझे इसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और मैनेजर का हाथ छोड़ दिया। मैनेजर ने देखा कि उसके हाथ पर लाल निशान बन गया था। उसे तेज दर्द हो रहा था। उसी दर्द में उसने गुस्से से अभिनव को देखा और चिल्लाते हुए कहा, You are fired. Understand? Get lost. अभिनव ने पहले मैनेजर को देखा और उसके बाद उसकी नजर उस लेटर पर पड़ी जो मैनेजर ने उसे दिया था। अभिनव ने तरीके से उस लेटर को फोल्ड किया, फिर से उसी लिफाफे में डाला और मैनेजर के मुंह पर मारते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी तुम्ही को मुबारक हो। चलो ठीक है।
और इतना कहकर अभिनव जोर से मैनेजर के कैबिन का दरवाजा बंद करके वहां से निकल गया। वो ऑफिस से बाहर आ गया था। जब वो बाहर आया तब उसे याद आया कि उसने अनन्या से कहा था कि वो शाम को उसे ऑफिस लेने के लिए आ जाए। अभी शाम होने में काफी टाइम था। अगर वो इस वक्त घर जाता तो सभी लोगों को उस पर शक हो जाता। ऐसे में अभिनव ने एक कैब बुक की और गुड़गांव की सड़कों पर इधर से उधर घूमने लगा। साहब ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? जब ड्राइवर ने अभिनव से ये सवाल पूछा तो जवाब में अभिनव ने कहा, जहाँ जाना था वहीं से तो आ रहा हूँ। समझा नहीं। पता है, गाड़ी चलाते रहो। अभिनव ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी नजर गुड़गांव की उन बड़ी बड़ी इमारतों पर पड़ी जो रास्ते में गुजरती जा रही थी। अभिनव सोच रहा था कि उसके पिता ने इस गुड़गांव पर तब राज किया था जब ये सारी बिल्डिंग्स नहीं थी। अब अभिनव उस जगह पर पहुंचने के लिए बेताब था जो उसके पिता उसके लिए छोड़ कर गए थे। वो वहां अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए पहुंचना चाहता था। ड्राइवर कुछ देर तक इधर से उधर गाड़ी चला ही रहा था। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बैरिकेड लगा हुआ था। उस बैरिकेड के आसपास कुछ लोग खड़े थे जो हर गाड़ी को मुड़ने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने यह नजारा देख एक गहरी सांस ली और बोला, सर अब तो बता दो कहाँ जाना है। अगर उस पार जाना हो तो मैं राइट लूँ और नहीं तो यू टर्न। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर तो दूर खड़ी उस महंगी सी गाड़ी पर टिकी हुई थी जिसका दरवाजा एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। उसमें से एक लंबा चौड़ा सा आदमी आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आया। उसने सूट पहना हुआ था। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में उसके गार्ड्स उसके आसपास आकर जमा हो गए। एक आदमी ने छाता खोला और उस आदमी के सिर के ऊपर लगा दिया। उस आदमी के हाथ में मोटा सिगार था। अभिनव ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे वो आदमी आगे एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा तो इतने में अभिनव ने ड्राइवर से पूछा, ये आदमी कौन है? सर आप इनको नहीं जानते? ये है दिग्पाल छिंगावत। टाइगर के बाद अगर किसी की तूती बोलती है तो वो इन्हीं की बोलती है। जैसे ही ड्राइवर ने अभिनव को यह जवाब दिया तो अभिनव की सांसें तेज हो गई। न जाने क्यों वो घबरा रहा था। ये घबराहट उसे डरा नहीं रही थी बल्कि उसे खुश कर रही थी। वो दिल से ये चाहता था कि उसे बस एक बार दिग्पाल से मिलने का मौका मिल जाए। आज उसे वो मौका मिल गया था। वो ये देखना चाहता था कि आखिर दिग्पाल दिखता कैसा है। ट्रिपो, मैं यहीं हूँ। अभिनव ने कहा और गाड़ी की पिछली सीट पर पैसे रखकर कैब से बाहर निकल गया। वो सीधा उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जा रहा था। में कई सारी बातें चल रही थी। उसने जब दिग्पाल को इतने बड़े जत्थे के साथ देखा तो उसे ख्याल आया कि अगर दिग्पाल जैसा आदमी इतने बड़े जत्थे के साथ चल सकता है तो फिर उस दिन उसके पिता इतने बड़े जत्थे के साथ क्यों नहीं चल पाते? अगर उनके पास भी इतना बड़ा जत्था होता तो शायद आज वो अभिनव के साथ होते। ओए अभिनव उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक आदमी की आवाज आई। वो आदमी अभिनव को रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अभिनव को रोक पाता, अभिनव बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और उस भीड़ में गायब हो गया। वो आदमी अभिनव के पीछे भी आया, लेकिन अभिनव को ढूंढ नहीं पाया। जब वो आदमी निकल गया तो अभिनव भी बिल्डिंग की लॉबी की तरफ बढ़ने लगा था। वो दूर से देख पा रहा था कि दिग्पाल भी लॉबी में खड़े होकर एक आदमी से बात कर रहा है। अभिनव धीरे धीरे उसके करीब जाता जा रहा था। वो उसके बहुत पास पहुंच चुका था, फिर भी वो दिग्पाल का चेहरा नहीं देख पा रहा था। दिग्पाल अभिनव को धर ना ले, इसलिए अभिनव ने अपनी नजर बिल्डिंग की तरफ घुमा दी थी। वो बिल्डिंग गुड़गांव की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक थी। अभिनव उसे देखकर ताज्जुब कर रहा था कि आखिर ये बिल्डिंग थी किसकी। इस बीच उसे लॉबी में किसी के चलने की आवाज आई। अभिनव ने देखा कि एक लड़की दिग्पाल के सामने आकर खड़ी हुई और झुककर उसे सलाम किया। इसके बाद उस लड़की ने दिग्पाल से कहा। दिग्पाल आगे चल रहा था और वो लड़की उसके पीछे चली जा रही थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो अपनी बाईं तरफ बने दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव ने भी उसके पीछे जाने की ठान ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो दिग्पाल का पीछा कर पाता, इतने में एक हाथ ने अभिनव के कंधे को जकड़ लिया। तुझे क्या लगा तू यहाँ जासूसी करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? उस आदमी ने अभिनव से कहा जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अभिनव उसे देख अंदर से घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। इससे पहले कि अभिनव अपनी सफाई में उसे कुछ कह पाता, उस आदमी ने अपने बाकी लोगों के साथ अभिनव को खींचकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया था। वो उसे ले जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी दूसरी दिशा से भागता हुआ आया। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो भी इन्हीं लोगों का साथी था। उस आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे और मेरे साथ आओ। जैसे उस आदमी ने कहा तो अभिनव के कंधे पर से उस आदमी का हाथ हटा और वो लोग अभिनव को घूरते हुए वहां से निकल गए। एक सेकंड के लिए तो अभिनव को लगा कि आज वो जिंदा वापस घर नहीं जा पाएगा। जैसे वो अकेला हुआ तो इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। अभिनव ने फोन उठाया तो उधर से अकरम ने कहा, अभिनव तुम कहाँ हो? अकरम की आवाज में अर्जेंसी साफ सुनाई दे रही थी। अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं अभी मरने ही वाला था। मैं इस वक्त क्लारॉन नाम के एक होटल में खड़ा हूँ। अभिनव ने शीशे से बाहर लगे बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही अकरम ने अभिनव के मुंह से ये नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, तुम दिग्पाल की प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? ये दिग्पाल की प्रॉपर्टी है? अभिनव ने पूछा। अकरम ने गहरी सांस ली और कहा, देखो अभी ये सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। चुपचाप जितनी जल्दी हो सके ऑफिस आओ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ और मुझे सब पता चल चुका है यहाँ क्या हुआ है। ऐसे काम नहीं चलेगा अभिनव। अगर तुम इसी तरह ऑफिस असिस्टेंट बने रहे तो जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। मुझे तुम्हारी पोस्ट बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना ये तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा। कोई भी ऐरा गैरा आदमी तुम्हें कुछ भी सुना दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं। या तो तुम एके प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर बनकर बैठो या फिर अपनी ही कंपनी में एक मामूली कर्मचारी बनकर रह जाओ। मैं वहीं आ रहा हूँ, मिलकर बात करते हैं। अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। वो फिर से उस दरवाजे को देख रहा था जिसमें दिग्पाल दाखिल हुआ था। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो सीधा उस दरवाजे में घुसकर दिग्पाल को देख ले, लेकिन उसने अपने आप को रोका और वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद वो एके प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पहुंच चुका था। उसे कंपनी से निकाले जाने की खबर पूरे ऑफिस में आग की तरफ फैल चुकी थी।
ऐसे में जब सभी ने अभिनव को वापस ऑफिस में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब अगर इस हालत में अकरम अभिनव को फिर से अपनी कंपनी में काम पर रख लेता तो सारे कर्मचारियों को यह बात समझने में देर नहीं लगती कि अभिनव और अकरम के बीच कैसा रिश्ता है। अकरम अभिनव के साथ आगे क्या करने वाला था, अब सभी लोगों की नजरें बस इसी बात पर टिकी हुई थी। अभिनव ने किसी से नजर नहीं मिलाई और सीधा अकरम के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता रहा तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान होंगी। अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अकरम के कैबिन में लगे सोफा पर बैठा हुआ था। अकरम ने कहा, मैं जानता हूँ, मैंने खुद इस बारे में बहुत सोचा है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई छोटा सा मैनेजर तुम्हारी इंसल्ट करे। मैं सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम कोई आम एम्प्लॉय नहीं हो। अकरम की आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था। अभिनव ने कहा, लेकिन तुम मुझे अचानक से मेरी कंपनी में काम करने के लिए क्यों भेजना चाहते हो? तुमने तो मुझे कभी बताया भी नहीं कि मेरी अपनी भी कोई कंपनी है। तो फिर अब क्यों? यह सवाल सुनकर अकरम एक पल के लिए शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अभी कुछ खबर मिली है, दिक्पाल तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी से मिला था। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने अकरम को घूरते हुए देखा, बोला, तुम्हारे जासूस क्लैरॉन होटल के आसपास भी है? हाँ, मैं बस ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में असली भेड़िया कौन है, और मुझे लगता है कि दिक्पाल भी यही कर रहा है। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी दिक्पाल के साथ मिली हुई है। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अकरम का अंदाजा सही निकलेगा? क्या सच में अभिनव के अपने उसे धोखा दे रहे थे? क्या करने वाला था अभिनव इस हालत में? जानने के लिए